सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपने राइट्स के चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है उसको समझेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वेयर डू द राइट्स कम फ्रॉम। ठीक है, हम सोर्सेस को पढ़ेंगे कि क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या थ्योरीज है जो दी गई है और जो बेसिस बनती है ह्यूमंस को राइट्स देने का। जिसमें हम बेसिकली दो थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, एक नेचुरल राइट्स की थ्योरी और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स की थ्योरी क्या है। तो ये टॉपिक कवर करने के बाद और हम क्या करेंगे, और हम लोग फिर लास्ट में इस पर्टिकुलर बॉक्स को भी कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है? इस बॉक्स में बेसिकली इमानुअल कांत का जो आइडिया है ह्यूमन डिग्निटी का, उस चीज़ को हम समझेंगे और रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज के टाइम में भी ये जो कांत का आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी खोल लेनी है और साथ में रखनी है हाथ में एक पेंसिल, और अंडरस्टैंड करते हुए चलना है हमें, और साथ ही साथ अंडरलाइन भी करते हुए चलना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, तो इसमें बेसिकली दो थ्योरीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दो थ्योरीज यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर दी हुई है ना, ये आज आप पहली बार ज़रूर पढ़ोगे, लेकिन जब भी आप आगे भी कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो ये थ्योरीज आप लगातार पढ़ते चलोगे। जैसे अगर आप सपोज बाद में ग्रेजुएशन करोगे पॉलिटिकल साइंस में, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे पॉलिटिकल साइंस में यदि, तो फिर उसमें भी आप जॉन लॉक की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स का थ्योरी है, उसको भी आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल हमारा एक बेसिक आइडिया ही हम लोगों को लेना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कि जो हमारी सबसे पहली थ्योरी है, जो जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, वो क्या है। ठीक है, समझते चलिएगा, बहुत सिंपल है, बस समझते चलना है हम लोगों को। देखो, ये जो जॉन लॉक है, इवन दो जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स ऐसा आपकी बुक में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये थ्योरी जो है, जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी है, वो जॉन लॉक ने दी है। और इस थ्योरी का नाम पूरा क्या है? इस थ्योरी का कंप्लीट नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ये क्या कहती है थ्योरी? तो जॉन लॉक ने क्या बोला? जॉन लॉक बेसिकली फादर ऑफ लिबरलिज्म के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, लिबरलिज्म आपने पढ़ा होगा कि लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स जो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल सुप्रीम है, इंडिविजुअल का फ्रीडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये बेसिकली बेसिक आइडिया है लिबरलिज्म के बारे में। तो जॉन लॉक ने क्या बोला? जॉन लॉक ने आइडिया दिया नेचुरल राइट्स का। उन्होंने बोला कि कोई भी एक इंडिविजुअल, ठीक है, हम सभी इंडिविजुअल हैं, तो सभी इंडिविजुअल्स के पास तीन नेचुरल राइट्स होते हैं। ठीक है, कितने राइट्स होते हैं? तीन नेचुरल राइट्स होते हैं। उन्होंने नाम दिया उसको राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, केवल मैं समझाती जा रही हूँ, केवल सुनना है आपको, साथ साथ में हम रीड भी बाद में करेंगे, लेकिन समझ लो पहले। तो तीन प्रकार के राइट्स हर ह्यूमन के पास है, और ये राइट्स जो मिले हैं ना ह्यूमन को, ये किसी स्टेट ने नहीं दिए। ये किसी फंडामेंटल राइट्स के तौर पर नहीं है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए हो, किसी गवर्नमेंट ने दे दी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी ने नहीं दिए तो फिर किसने दिए? क्वेश्चन ये उठता है। अगर गवर्नमेंट ने राइट्स नहीं दिए, सोसाइटी ने राइट्स ये नहीं दिए, तो किसने दिए? तो जॉन लॉक यहाँ पर आकर कहते हैं कि ये भगवान ने दिए हैं, ये नेचर ने दिए हैं, या ये गॉड ने दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई इंडिविजुअल पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली उसके पास ये तीन अधिकार होते हैं। उसके पास लाइफ का अधिकार है, उसके पास लिबर्टी का अधिकार है, साथ ही साथ उसके पास प्रॉपर्टी का अधिकार भी है। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट्स किसी स्टेट ने या किसी सोसाइटी ने व्यक्ति को नहीं दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई उसको छीन भी नहीं सकता। ना स्टेट उसको छीन सकता, ना सोसाइटी उसको छीन सकती है। ठीक है, क्यों नहीं छीन सकती? क्योंकि ना स्टेट ने दिए हैं, ना सोसाइटी ने दिए हैं। ठीक उसी तरीके से ऐसे समझो कि अगर कोई अपने खुद के पैसों से कोई चीज़ खरीदता है तो कोई और छीन सकता है क्या उसको? नहीं छीन सकता। किसी का अधिकार नहीं बनता उसको छीन ले, क्योंकि उसने खुद वो चीज़ कमाई है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से नेचर ने या भगवान ने एक व्यक्ति को ये तीन अधिकार दिए हैं, इसीलिए किसी भी स्टेट का या सोसाइटी का कोई अधिकार नहीं बनता कि वो उसको छीन ले। समझ में आ गया? ये मैंने समरी बताई, एक अंडरस्टैंडिंग दी। अब हम सिस्टमैटिक तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, मैं रीड करती हूँ, आप साथ साथ में फॉलो करते हुए चलिएगा। क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यूड दैट राइट्स आर गिवन टू अस बाय नेचर और बाय गॉड। ठीक है,
17th 18th सेंचुरी में क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो मैंने बताया जॉन लॉक, तो वो आर्ग्यू ये करते हैं कि जो राइट्स हमें मिले हैं वो नेचर ने दिए हैं या गॉड ने दिए हैं। और ये जो राइट्स होते हैं वो मैन को किससे मिलते हैं, नेचुरल लॉ से मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉ क्या है, दिन और रात जैसे होते हैं, ये नेचुरल लॉ है ना। मैंने या आपने तो नहीं बनाए दिन और रात, नेचर ने बनाए हैं, एक नेचुरल लॉ है। ठीक उसी तरीके से जो ह्यूमन को राइट्स मिले हुए हैं, नेचुरल राइट्स जो मिले हैं वो नेचुरल लॉ की वजह से मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट कन्फर्ड बाय अ रूलर और सोसाइटी। द राइट्स आर नॉट कन्फर्ड बाय अ रूलर और सोसाइटी, ना किसी रूलर ने दिए ना किसी सोसाइटी ने दिए, रादर वी आर बॉर्न विद देम। हम पैदा होते हैं इन राइट्स के साथ। ठीक है, मैंने समझा दिया था ये चीज़, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बोली हुई है। अब इन राइट्स को हम क्या कहते हैं, इन राइट्स को कहते हैं दैट दीज राइट्स आर इनएलिनेबल। इनएलिनेबल का हिंदी में मतलब होता है जो चीज़ छीनी नहीं जा सकती। ठीक है, किसी व्यक्ति से हम ये 3 राइट्स नहीं छीन सकते क्योंकि हम उसके साथ पैदा होते हैं। ठीक है, एंड नो वन कैन टेक दीज राइट्स अवे फ्रॉम अस। तो इनएलिनेबल का मतलब होता है कि नो वन कैन टेक दीज राइट्स अवे फ्रॉम अस। ठीक है, और क्या बोलते हैं, दे आइडेंटिफाइड 3 नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। 3 नेचुरल राइट्स उन्होंने बोले जो हमने बताया भी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, इसको साथ साथ में आप टिक मार्क करते चलिए। ठीक है, इन एलिनेबल को भी टिक कर लीजिए और साथ ही साथ 3 नेचुरल राइट्स को भी टिक कर लीजिए, ये जो वर्ड मैंने टिक मार्क किया हुआ है। तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और साथ ही साथ प्रॉपर्टी हमें मिला है। ठीक है, ये 3 राइट्स हमें किसने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। और क्या बोलते हैं, द आइडिया दैट वी आर बॉर्न विद सर्टेन राइट्स इज़ अ वेरी पावरफुल नोशन। ये जो आइडिया है कि हम कुछ राइट्स के साथ बॉर्न होते हैं, ये बहुत पावरफुल नोशन है। क्यों, बिकॉज इट इम्प्लाइज दैट नो स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अवे वॉट हैज़ बीन गिवन टू अस बाय लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि क्योंकि हमें ये चीज़ नेचर ने दी है, तो कोई स्टेट या कोई ऑर्गेनाइजेशन उससे हमें छीन नहीं सकती। ठीक है, उस पर्टिकुलर राइट को हमसे छीन नहीं सकती, ना कोई स्टेट छीन सकता है ना ऑर्गेनाइजेशन छीन सकती है। ठीक है, इसीलिए ये जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आइडिया है, ये जो आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स अभी हमने पढ़ा, इसका यूज़ कहाँ किया गया है, तो कहते हैं दिस कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स हैज़ बीन यूज्ड वाइडली टू अपोज द एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्रेरी पावर बाय द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स एंड टू सेफ गार्ड द इंडिविजुअल फ्रीडम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नेचुरल राइट्स का यूज़ हमने किया हुआ है ताकि हम अपोज कर सके। किसको अपोज कर सके, आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी पावर। कौन यूज़ करता है मनमानी पावर, जिसके चाहे राइट्स छीन लिए। ठीक है, जब चाहे सेंसरशिप इम्पोज कर दी, और अगर किसी ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हैं आर्बिट्रेरी पावर्स ऑफ द स्टेट। तो इसको अपोज करने के लिए हम नेचुरल राइट्स की थ्योरी को यूज़ करते हैं। हम ये बोलते हैं कि स्टेट्स, तुम हमारे पावर्स को, तुम हमारे राइट्स को नहीं छीन सकते। क्यों, क्योंकि तुमने वो राइट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और क्या बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि ये चीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी वजह से हम अपने इंडिविजुअल के फ्रीडम को सेफ गार्ड कर सकते हैं। मतलब अगर कभी भी गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी एक्शन करेगी, अगर कभी भी गवर्नमेंट बिना किसी रीज़न के अरेस्ट करेगी किसी एक इंडिविजुअल को, तो हम नेचुरल राइट्स की थ्योरी को यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि ये राइट्स तुमने दिए ही नहीं है, तो फिर तुम छीन क्यों रहे हो, क्यों अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। समझ में आ गया, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि ये राइट्स इनएलिनेबल होते हैं, 3 नेचुरल राइट्स हमें मिलते हैं, और क्योंकि ये किसी स्टेट ने नहीं दिए, सोसाइटी ने हमें नहीं दिए, बल्कि हमें नेचर या गॉड ने दिए हैं, इसीलिए इसको कोई छीन भी नहीं सकता। समझ गए, ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने करी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आज के टाइम में ना, इन द रिसेंट ईयर्स, हम लोग नेचुरल राइट्स जैसे शब्द का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम ये बोलते हैं, जब भी हमारा कोई राइट्स का वायलेशन होता है तो हम क्या देते हैं, हम ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक तरीके से हमारे वायलेट हो रहे हैं। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो, तो आपने कभी कभी ऐसे प्ले कार्ड्स देखे होंगे कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। प्ले कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ है, जो वो साइन बोर्ड लेते हैं तो उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो विमेन के अधिकार है वो ह्यूमन राइट्स हैं। और क्या क्या लिखा रहता है, दलित राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, और क्या लिखा रहता है, ब्लैक राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर जब हम ये बोल रहे हैं कि ब्लैक्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, इसका मतलब ये है कि ब्लैक्स को अधिकार मिलने चाहिए
क्योंकि वो ह्यूमन है, क्योंकि वो ह्यूमन है। और जो ब्लैक्स को अधिकार मिलते हैं वो एक ह्यूमन को मिलने चाहिए, ठीक है। ब्लैक्स भी एक ह्यूमन है तो इसीलिए उसको भी वो ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए जो बाकी सभी लोगों को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। सो इन द रिसेंट ईयर्स द टर्म ह्यूमन राइट्स इज being used more than the term natural rights. This is because the idea of there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appears unacceptable today. क्योंकि हमें पता है ये जो आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स है वो हमें आज के टाइम में अनएक्सेप्टेबल क्यों लगता है। इसीलिए लगता है बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पर बताया जाता है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऐसा क्या हो सकता है कि कोई नेचर ने या फिर जो गॉड है उसने हमें कुछ सर्टेन राइट्स दिए हो। ये चीज़ जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। आज के टाइम में इसको अनएक्सेप्टेबल के तौर पर देखा जाता है, लोग नहीं मानते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, इसीलिए हम नेचुरल राइट्स का आइडिया यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड हम किसका यूज़ करते हैं, हम आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलरली इस सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली कि आज के टाइम में हम ह्यूमन राइट्स का आइडिया यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है ह्यूमन राइट्स, क्यों हम लोग ह्यूमन राइट्स को यूज़ कर रहे हैं, किसके बाद, किस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के बाद हमें ह्यूमन राइट्स मिले, ठीक है। और क्या क्या इश्यूज़ है ह्यूमन राइट्स में, हम ये चीज़ को कवर करेंगे। तो क्या बोलता है, फर्स्ट लाइन को हम रीड करते हैं। Assumption behind human rights is that all the persons are entitled to certain things simply because they are human beings. सभी व्यक्ति को एक सर्टन राइट्स मिलने चाहिए, एक सर्टन थिंग्स मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। रिकॉल करो, अगर आपने चैप्टर ऑफ इक्वालिटी पढ़ा हो तो हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि हर इंडिविजुअल को हमें इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए ऑन द कॉमन ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, कि क्योंकि हर कोई ह्यूमन है इसीलिए हमें सभी लोगों को इक्वल तरीके से इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर आती है कि हमें लोगों को कुछ सर्टन राइट्स देने चाहिए ऑन द ग्राउंड्स कि हर कोई क्या है, हर कोई एक ह्यूमन है, ठीक है। और क्योंकि हर कोई ह्यूमन है तो हर पर्सन क्या है, यूनिक है, और हर पर्सन इक्वली वैल्यूएबल भी है, ठीक है। इक्वली वैल्यूएबल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दूसरों को सर्व करने के लिए पैदा हुआ, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। इसी बेसिस पर हमने क्या करा, स्लेवरी को अबॉलिश करा। हमने ये बोला कि हर व्यक्ति क्या है, बराबर है, और इसीलिए क्या किया जाना चाहिए, इसीलिए हर किसी को हमें ह्यूमन राइट्स देने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, ईच ऑफ अस पोजेसेस एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हेंस वी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी फ्री एंड रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल। ह्यूमन राइट्स का बेस यही है, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी के अंदर एक सर्टन वैल्यूज़ है, हम सभी में डिग्निटी है, ठीक है, हम सभी में वो पोटेंशलिटीज़ है। तो हमारे पास हम सभी लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि हम अपने पूरी की पूरी पोटेंशलिटीज़ को डेवलप कर सकें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें पावर मिलनी चाहिए, हमें इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए कि हम अपनी पोटेंशलिटीज़ को डेवलप कर सकें। तो ये जो आइडिया है, ये जो आइडिया है इसको यूज़ किया गया है। किसने यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया है, दिस आइडिया हैज़ बीन यूज टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन और जेंडर। जहाँ कहीं पर भी किसी भी बेसिस पर, चाहे वो रेस हो, कास्ट हो, कलर हो, रिलीजन हो, चाहे जेंडर हो, अगर किसी भी बेसिस पर, इन सब बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमने ह्यूमन राइट्स का आइडिया दिया कि विमेंस राइट्स आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स, ब्लैक्स राइट्स आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स, दलित्स राइट्स आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स। इसीलिए बताने के लिए कि हम सभी इक्वल हैं, हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति क्योंकि वो अलग कलर का है डज नॉट मीन कि वो ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट करने लगेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अपर कास्ट का है डज नॉट मीन कि वो जो दलित है या फिर जो लोअर कास्ट की व्यक्ति है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे और उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने लगे। इसलिए इस आइडिया को इस तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स कब से ओरिजिनेट हुआ, कैसे आया ये एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाऊंगी पहले इस चीज़ को, इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दूंगी जो आपकी बुक में नहीं है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन साइन करा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप सभी को पता होगा। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, एक डिक्लेरेशन साइन करा। उस डिक्लेरेशन का नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UDHR, ठीक है। UDHR या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में साइन किया गया था,
ये एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? घोषणा है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि सभी लोगों को, सभी ह्यूमन बींग्स को कुछ सर्टेन राइट्स दिए जाने चाहिए बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। क्योंकि हर कोई एक मानव है, इसीलिए उनको कुछ सर्टेन अधिकार मिलने चाहिए। और इस डिक्लेरेशन में कुछ 30 आर्टिकल्स के आसपास हमने ऐड करे हैं। कितने आर्टिकल्स? 30 आर्टिकल्स। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है केवल आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ये बुक में चीज़ें नहीं दी हुई है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो इसके बारे में, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो 30 आर्टिकल्स है, वो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने कुछ सर्टेन आर्टिकल्स लिए हैं। और ये सारे आर्टिकल्स हमें क्या देते हैं? हमें कुछ सर्टेन राइट्स देते हैं, जैसे सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और साथ ही साथ कल्चरल राइट्स। ठीक है, ये सारे राइट्स हम सभी को दिए जाते हैं कि हम सभी क्योंकि ह्यूमन हैं, तो हम सभी के पास पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, हम सभी के पास सोशल राइट्स होने चाहिए, हम सभी के पास इकोनॉमिक और साथ ही साथ कल्चरल राइट्स भी होने चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत लिखा हुआ है। समझ में आ गया? अब मैं बुक में पढ़ती हूँ कि बुक में क्या दिया हुआ है। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन rights builds upon this understanding of rights, and it attempts to recognize those claims that the world community collectively sees as being important for leading a life of dignity and self-respect. क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आज के टाइम में जो हमारा ह्यूमन राइट्स का आइडिया है, वो किसकी वजह से आया है? यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वजह से। उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अपने कुछ सर्टेन राइट्स दिए हैं। और ये जो आइडिया है, यूडीएचआर का जो आइडिया है, ये पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, वर्ल्ड कम्युनिटी है, जिसमें सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, वो इस पर्टिकुलर चीज़ में मानते हैं कि ये जो राइट्स हैं, ये जो राइट्स हमें मिले, जो ह्यूमन राइट्स हमें दिए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइफ ऑफ डिग्निटी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जीने के लिए। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई किसके बारे में? यूडीएचआर के बारे में, जिसके बाद से हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करना ज़्यादा चालू कर दिया और ह्यूमन राइट्स को के आइडिया को यूज़ करना चालू कर दिया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और ये दिया हुआ है यहाँ पर कि जो नोशन है, द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन यूज्ड बाय ऑप्रेस्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू चैलेंज द लॉज विच सेग्रीगेट देम एंड डिनाई देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स। क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्यों है? क्योंकि हमें पता है सभी ह्यूमंस हैं, सभी ह्यूमन बींग्स के पास कुछ सर्टेन राइट्स होने चाहिए और वो यूनिवर्सल होने चाहिए। इसका मतलब हर ह्यूमन को वो चीज़ मिलनी चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अफ्रीका में रह रहा है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी कंट्री का सिटीज़न है या सिटीज़न नहीं है, रेफ्यूजी ही क्यों ना हो कोई व्यक्ति, लेकिन वो है तो ह्यूमन ना, और अगर वो ह्यूमन है तो उसको ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो यूज़ करे गए हैं सभी लोगों के उन सभी लोगों के द्वारा जो ऑपरेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, जिसके साथ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या किसी भी तरीके से किसी के साथ टॉर्चर हुआ है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उन सभी इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज़ करा गया है। किस लिए? ताकि वो उन लॉज को चैलेंज कर सके जो उनको सेग्रीगेट करते हैं, जो उनको अलग करते हैं बाकी लोगों से, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स देने से मना करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका में क्या हुआ था? एपार्थाइड रिजीम चल रहा था। एपार्थाइड रिजीम उनके साथ क्या कर रहा था? सेग्रीगेशन कर रहा था, रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो क्या करा? ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर बोला कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस अगर कहीं विमेन के साथ में भी कहीं गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ में भी आवाज़ उठाई जा रही है कि विमेन के पास में भी कुछ सर्टेन ह्यूमन राइट्स हैं और उसको वो दिए जाने चाहिए। तो जिसके साथ भी कहीं पर गलत होता है, अगर रेफ्यूजीज़ के साथ कहीं गलत हो रहा है, रोहिंग्यास के साथ अगर कहीं गलत हो रहा है, तो वो सभी लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि हम भी ह्यूमंस हैं और हमें भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। भले ही हम किसी कंट्री के सिटीजन ना हो, लेकिन कम से कम हमें एक बेसिक मिनिमम राइट्स तो मिले, बेसिक मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ तो मिलनी चाहिए। एक लाइफ ऑफ डिग्निटी तो हमारे पास भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इस तरीके से आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स को आज के टाइम में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स एज सोसाइटीज फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। जब हमने देखा कि यूडीएचआर में 30 आर्टिकल्स के आसपास है, ठीक है, और कुछ सर्टेन लिस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन राइट्स का आइडिया बहुत स्टैटिक है, 1948 में बना हुआ आइडिया है। ठीक है, 1948 में हमने डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करा, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद से नई ह्यूमन राइट्स की डिमांड नहीं उठ रही है, बिल्कुल उठ रही है।
और वही चीज़ हम समझ रहे हैं। क्यों उठ रही है? लगातार जो लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसको एक्सपैंड करने की डिमांड क्यों उठ रही है? इसीलिए उठ रही है क्योंकि हमारी जो सोसाइटीज़ है आज के टाइम में, वो नए थ्रेट्स और नए चैलेंजेस को फेस कर रही है। क्या नए थ्रेट्स है, क्या नए चैलेंजेस है, उसको हम अंडरस्टैंड यहाँ पर करते हैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, आज के टाइम में इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। ठीक है, जिसमें बात करी जा रही है राइट टू क्लीन एयर की, क्लीन वाटर की, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये चीज़ें 1990s में तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, ये अभी धीरे धीरे जब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद से ही तो ये नई नई चीज़ें, नई नई राइट्स डिमांड उठे कि ये एक ह्यूमन राइट है कि व्यक्ति को साफ़ पानी मिलना चाहिए, एक साफ़ हवा मिलनी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। हमें पता है समय बदलता रहता है और नए नए समय के साथ नए नए चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, नए नए चैलेंजेस आते हैं तो हम नए नए ह्यूमन राइट्स की भी इसीलिए डिमांड करते हैं। आज से 100 साल के बाद हमें पता नहीं है कि क्या क्या चैलेंजेस हो जाएंगे, क्या क्या और नए नए चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो जाए, है ना। ह्यूमंस की जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है बिकॉज ऑफ द मिस यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है ये चीज़। इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम में भी और भी नए नए चैलेंजेस आ सकते हैं और हम नए नए राइट्स की डिमांड कर सकते हैं। इसीलिए जो लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो लगातार क्या हो रहा है, लगातार उसको एक्सपैंड करने की बात करी जा रही है। ठीक है, अब और क्या चीज़ दी हुई है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में इन द टाइम्स ऑफ वॉर और द नेचुरल क्राइसिस। ठीक है, हमें पता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रही है, वॉर चल रही है। ठीक है, वॉर का एग्जाम्पल ले लो, रशिया यूक्रेन का वॉर है। ठीक है, अफ्रीका में तो सिविल वॉर चल रही है, कंट्री के अंदर ही दो ग्रुप्स लड़ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि हमें पता है जब वॉर चलती है तो सभी लोगों के प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लाइफ चली जाती है। और क्या होता है वॉर में, जब भी दो कंट्रीज़ वॉर लड़ती है तो हमने देखा है कि वहाँ पर रहने वाले बच्चों और महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जाता है। ठीक है, जब हमने देखा 1971 में जब इंडो बांग्लादेश वॉर चल रहा था तो क्या हुआ, बहुत सारी वेमेन और बहुत सारे बच्चों के साथ एट्रोसिटीज़ करी गई। ठीक है, वेमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। इसका मतलब क्या है कि जब ऐसी कंडीशंस आती है तो हम ये देखते हैं कि जो विमेंस है, जो बच्चे हैं, उनके राइट्स का वायलेशन हो जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं होते, ह्यूमन राइट्स को बहुत बुरी तरीके से वायलेट किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या डिमांड करते हैं, जब सिविल वॉर्स वगैरह आज के टाइम में भी अफ्रीका में इतनी ज़्यादा चल रही है, रशिया यूक्रेन के साथ एक तरीके से जो वॉर है वो चल रहा है, इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि भाई ये जो ह्यूमन राइट्स है, जो ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, इनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए। और यूनाइटेड नेशन इसके लिए क्या करता है, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस को उन कंट्रीज़ में भेजता है। ठीक है, ये आपके लिए केवल एक इन्फॉर्मेशन है ताकि आप चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सको। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का आइडिया आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में क्या किया जाएगा, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जाएगी जहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ के लोग रहते हैं जो वॉर से अफेक्टेड है, और वहाँ पर वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, विमेंस को बचाएगी, बच्चों को बचाएगी ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इन लोगों को बचाएंगे, इनके राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा द टाइम्स ऑफ वॉर के दौरान। कुछ नेचुरल क्राइसिस भी तो होते हैं, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, कभी सुनामी आ जाती है, तो इस दौरान भी हम देखते हैं प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फूड का क्राइसिस हो जाता है, साफ़ पानी नहीं मिलता है। तो इस दौरान भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है वो आवाज़ उठाने लगती है कि वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए। और इसलिए क्या करते हैं, पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ है वो कोशिश ये करती है कि वहाँ पर फूड सप्लाई किया जाए, वाटर सप्लाई किया जाए। इंडिया भी मदद करता है, इंडिया भी अपने प्लेन्स के ज़रिए जितनी मेडिसिन हो सकती है, वाटर हो सकता है, खाने की चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें भेजता है उस कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पर ऐसे नेचुरल क्राइसिस आते हैं। क्यों भेजा जा रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ रिकोगनाइजिंग कि आज के टाइम में जहाँ जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, चाहे वो वॉर के ज़रिए क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से या किसी और नेचुरल डिजास्टर की वजह से ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद सभी के अंदर ये अवेयरनेस आई है कि हमें ह्यूमन राइट्स को बचाना चाहिए।
किसी भी तरीके से किसी के भी साथ गलत हो रहा है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए और जितना हो सकता है सभी कंट्रीज़ को मदद करनी चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स बचे रहें। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने किसके बारे में ली, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हमने समझा और पूरा आइडिया समझा कि आज के टाइम में किस किस तरीके से हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है और अगर कहीं किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो कैसे हम ये इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, ये हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें हमने क्या अंडरस्टैंड करा, जिसमें हमने अंडरस्टैंड करा सबसे पहले थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को पढ़ा, जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, और फिर हमने पढ़ा कि आज के टाइम में ह्यूमन राइट्स का आइडिया है जो आज के टाइम में हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो जो बॉक्स में दिया हुआ है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। ठीक है, बहुत समझदार एक तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को हमें समझना है और साथ ही साथ में ये जो आइडिया है वो हमें रिफ्लेक्ट करने पर भी मजबूर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम बाकी लोगों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो समझते हैं और खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट भी करेंगे और ये आइडिया की आज के टाइम में इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं मैं बता देती हूँ। पहले रीड करने से पहले इमैनुअल कांत नाम के एक थिंकर थे। कौन थे? इमैनुअल कांत, जर्मन फिलोसोफर थे 18वीं सेंचुरी के। तो उन्होंने एक आइडिया दिया, आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। तो आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर पूरे बॉक्स में दी हुई है। तो मैं फर्स्ट लाइन से रीड करती हूँ। क्या बोलते हैं? एवरीथिंग हैज़ आइदर अ प्राइस और अ डिग्निटी। ठीक है, मतलब क्या है, हर चीज़ के पास या तो एक प्राइस है या फिर एक डिग्निटी है। मतलब क्या हुआ, मतलब दिया हुआ है, हम समझते हैं उसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है। ये कहता है कि व्हाट हैज़ अ प्राइस, किसी एक चीज़ का अगर प्राइस है इसका मतलब क्या होता है। सपोज पेन का एक प्राइस होता है ना। पेन का प्राइस होने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पेन को मैं एक 10 रुपये के नोट के साथ एक्सचेंज कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब द थिंग विच हैज़ अ प्राइस कैन बी एक्सचेंज बाय समथिंग, है ना। उसको हम किसी और चीज़ के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, उसका एक इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे एक पेन की अगर 10 रुपये की कीमत है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 10 रुपीज़ का नोट। ठीक है, तो जिस चीज़ का प्राइस होता है उसका मतलब उस चीज़ का एक इक्विवेलेंट भी होता है। क्लियर हो गया। लेकिन दैट विच इज एलिवेटेड अबव ऑल द प्राइस एंड एडमिट्स ऑफ नो इक्विवेलेंट हैज़ अ डिग्निटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे प्राइसेस से ऊपर है, जो सारे प्राइसेस से ऊपर है और जिसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, उस चीज़ के पास क्या होती है, उस चीज़ के पास होती है डिग्निटी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स दे पोजेस डिग्निटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट करी हुई है, इसको आप टिक कर लीजिए। ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स के पास तो प्राइस है क्योंकि उसका एक इक्विवेलेंट भी है, लेकिन ह्यूमन बींग्स का कोई इक्विवेलेंट नहीं है। और इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बींग्स का कोई इक्विवेलेंट नहीं है तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या होती है, जिस चीज़ का कोई इक्विवेलेंट नहीं होता उसका मतलब होती है उसके पास डिग्निटी। डिग्निटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गरिमा कह सकते हैं, आत्मसम्मान कह सकते हैं। ठीक है, अब जब मैं बात कर रही हूँ कि ह्यूमन बींग्स का कोई इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि क्या ह्यूमन लाइफ का कोई पैसा दे करके ह्यूमन लाइफ को खरीद सकता है? बताओ, कोई चीज़ इक्विवेलेंट हो सकती है ह्यूमन लाइफ की? नहीं हो सकती। क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम ह्यूमन के बदले में एक्सचेंज करके दे दे? नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या है, ह्यूमंस के पास है डिग्निटी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ह्यूमंस को एक्सचेंज कर दे एकदम। जैसे हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को तो एक्सचेंज कर लेते हैं पैसे के फॉर्म में, लेकिन ह्यूमंस को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति चला गया तो चला गया, उसका कोई ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से वो वापस आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ह्यूमन बींग्स का कोई चीज़ इक्विवेलेंट नहीं है। और ह्यूमन बींग्स जिस चीज़ के पास कोई इक्विवेलेंट नहीं होती है उसका मतलब क्या है, उसके पास होती है एक डिग्निटी, उसका होता है एक आत्मसम्मान और उसकी होती है गरिमा। ठीक है, ये आइडिया है ह्यूमन डिग्निटी का। और क्या बोलते हैं, और यहाँ पर ये बोलते हैं इट मेंट दैट एवरी पर्सन हैज़ डिग्निटी एंड ऑट टू बी सो ट्रीटेड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक मार्क कर लो। जब हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास डिग्निटी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि हर पर्सन के पास एक डिग्निटी है और हर पर्सन को हमें कैसे ट्रीट करना है, हर पर्सन को हमें एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट करना है। एज ए ह्यूमन बीइंग के तौर पर ट्रीट करने का मतलब क्या है कि हमें उसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है।
ठीक है। और इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है, पर्सन में बी अनएजुकेटेड, पुअर, पावरलेस, ही मे इवन बी डिसऑनेस्ट और इमोरल, येट he remains a human being and deserves to be given some minimum dignity। क्या बोल रहे हैं? कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है, कोई व्यक्ति अनएजुकेटेड हो सकता है, कोई व्यक्ति पावरलेस हो सकता है, इवन कोई व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, कोई व्यक्ति कुछ गलत काम भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो आखिरकार है तो ह्यूमन ना। और अगर वो ह्यूमन है तो उसको तब भी, भले ही वो कोई गलत काम क्यों ना करे, वो झूठ क्यों ना बोले, लेकिन फिर भी उसके पास एक मिनिमम डिग्निटी होती है, फिर भी उसके पास वो मिनिमम डिग्निटी होती है, उसका भी एक आत्मसम्मान है। ठीक है, इसको मैं समझाऊं, एक और एग्जाम्पल से ले लें। देखो, एग्जाम्पल अगर हम इसका समझे, कोई व्यक्ति ने कोई डिसऑनेस्ट काम किया, कुछ गलत काम किया, सपोज बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया, झूठ बोल दिया, सपोज किसी का मर्डर कर दिया, बहुत गलत काम कर चुका है, ठीक है। लेकिन इट डज़ नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम, क्योंकि उसने कोई किसी को मर्डर कर दिया तो हम उसको चौराहे पर खड़ा कर दे और लोगों को बोले कि तुम पत्थर मार मार के इसका मर्डर कर दो। ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग। उस व्यक्ति को डिस्पाइट दैट कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है, फिर भी उसके पास वो डिग्निटी है। वो ये डिग्निटी है कि उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से उसके साथ जो जो सज़ा का प्रावधान है वो किया जाए। उसको पुलिस पकड़ेगी, पुलिस जेल में डालेगी, लेकिन जब वो जेल में रहेगा तो भी उसके पास मिनिमम डिग्निटी है, उसको तब भी वहाँ पर भी खाना दिया जाएगा। ठीक है, जो बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, टॉयलेट का एक्सेस चाहिए, वो तब भी दिया जाएगा उसको। हम उसके ह्यूमन राइट्स का तब भी वायलेशन नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो? ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि भले ही तुमने गलत काम क्यों ना कर दिया हो, लेकिन तब भी तुम्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से जो कानून का जरिया है उसके ज़रिए ही आपको ट्रीट किया जाएगा, एक मिनिमम डिग्निटी आपको तब भी दी जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और ये बोलते हैं कांत कि भले ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन वो है आखिरकार है तो ह्यूमन ना, और ह्यूमन है तो तब भी उसको एक मिनिमम डिग्निटी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं? और यहाँ पर ये बोलते हैं, फॉर कांत टू ट्रीट पीपल विद डिग्निटी वॉज टू ट्रीट देम मॉरली। द आइडिया बिकेम अ रैलिंग पॉइंट फॉर दोज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सोशल हायरार्कीज एंड फॉर ह्यूमन राइट्स। जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई तुम्हें ट्रीट करना है लोगों को डिग्निटी के साथ, इसका मतलब क्या है कि हमें रिस्पेक्टफुल तरीके से लोगों को ट्रीट करना है। और ये जो आइडिया बना, ह्यूमन डिग्निटी का जो आइडिया बना, वो यूज़ किसने करा? वो यूज़ उन लोगों ने करा जो स्ट्रगल कर रहे थे सोशल हायरार्कीज़ के खिलाफ, और साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ एक तरीके से आवाज़ उठा रहे थे। मतलब अगर कोई दलित के साथ गलत हो रहा है तो वो डिग्निटी की बात करते हैं कि हम भी ह्यूमन हैं, हमारे भी कुछ सर्टेन ह्यूमन राइट्स हैं और हमें भी वो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कभी भी विमेन के साथ कहीं गलत होता है, ब्लैक्स के साथ कहीं गलत होता है, तो हर कोई ह्यूमन डिग्निटी के आइडिया को उठाता है, उसको यूज़ करते हैं हम लोग और उसको बेस बनाते हैं कि हमें भी अपने राइट्स का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं? कांत व्यूज रिप्रेजेंट्स व्हाट इज़ कॉल्ड द मॉरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट्स। ये एक मॉरल आइडिया है, ठीक है, एक एथिकल आइडिया है कि हमें राइट्स देने हैं तो उसका एक मॉरल बेसिस है। ठीक है, हमें सोसाइटी में क्या करना है? नैतिकता को लेकर के आना है। ठीक है, ये कहते हैं। और क्या बोल रहे हैं? दिस पोजीशन रेस्ट अपॉन टू आर्ग्यूमेंट्स। तो जो मॉरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट्स का जो आइडिया है वो दो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? वी शुड बी ट्रीटिंग अदर्स एज वी वुड लाइकली टू बी ट्रीटेड आवरसेल्व्स। मतलब क्या हुआ? हमें दूसरों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। ठीक है, ये सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है। और क्या आर्ग्यूमेंट दिया जाता है? वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट ट्रीट द अदर पर्सन एज अ मीन्स टू आर एंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम दूसरे व्यक्ति को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उसको एक जरिया ना बनाएं कि हम अपने पर्पस को, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसको जरिया ना बनाएं, उसको मीन्स ना बनाएं कि हम अपने एंड्स को एक तरीके से अचीव करने के लिए उसको एज अ मीन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वी शुड नॉट ट्रीट पीपल एज वी ट्रीट अ पेन, अ कार और अ हॉर्स। जैसे हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक बार इस्तेमाल कर लिया फिर फेंक दी, और इसी तरीके से हमें व्यक्ति को एक माध्यम नहीं बनाना है कि अगर जब तक हमारा इंटरेस्ट है तब तक तो हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, और जब तक हमारा इंटरेस्ट, जैसे ही हमारा इंटरेस्ट फुलफिल हो गया तो हम व्यक्ति को भूल गए। वो व्यक्ति भले ही उसकी बहुत बुरी हालत हो, उसको किसी की मदद की ज़रूरत हो और हम मदद भी कर सकते हो, लेकिन हम भूल चुके हैं, हम उस व्यक्ति को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते।
लेकिन जब तक वो हमारे काम आ रहा था तब तक तो हम बढ़िया तरीके से बात कर रहे थे उसके साथ, बढ़िया तरीके से उसको उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे। वो क्या हुआ, ये हो गया कि हम उसको एज अ मीन्स के तौर पर यूज़ कर रहे थे। और हमें ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज वी शुड रिस्पेक्ट पीपल नॉट बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस, बट बिकॉज दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स। हमें किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं करना है, तब तक ही नहीं करना है कि भाई जब तक वो हमारे यूज़ में हो, जब तक वो हम उसको यूज़ कर सके। हमें यूज़ नहीं करना किसी को, ठीक है? हमें उनको रिस्पेक्ट इसलिए करना है क्योंकि वो आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है? आज की सोसाइटी में हम क्या देख रहे हैं? आज की सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जब तक माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपने पैरों पैरों पर खड़ा करते हैं, तब तक तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से माता पिता के साथ बात करता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद माता पिता बूढ़े हो गए, तो क्या हो रहा है? वो बच्चे अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या चीज़ है ये? ये चीज़ है कि उनको एज अ केवल उन्होंने मीन्स के तौर पर यूज़ करा। और आज जब उनके माता पिता को उनकी मदद की ज़रूरत थी, वो कहीं नज़र नहीं आए, उनको कहीं छोड़ करके अलग चले गए, ठीक है? तो ये क्या हुआ है कि हमें हमें हर किसी को रिस्पेक्ट करना है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो हमारे लिए यूज़फुल है। नहीं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम जैसा चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रीटमेंट हो, वैसा ही हमें भी तो दूसरों के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। ये चीज़ है जो इमानुअल कांत बोल रहे हैं कि देखो, हमें सभी लोगों को इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट करना है, इक्वल तरीके से ट्रीट करना है। किसी को केवल यूज़ तब तक ही नहीं करना जब तक, मतलब किसी को मिसयूज़ नहीं करना एक तरीके से, कि केवल अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए किसी को हम यूज़ कर रहे हैं। हमें रिस्पेक्ट करना है लोगों को, ठीक है? क्योंकि आफ्टर ऑल सभी लोग क्या है? सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं। और हमने क्या पढ़ा? सभी लोग क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स का कोई प्राइस नहीं है, ह्यूमन बींग्स का कोई इक्विवेलेंट नहीं है। माता पिता चले गए तो चले गए, दोबारा नहीं आ सकते, ठीक है? या कोई और व्यक्ति जो आपके लिए काम किया करता था, आपकी मदद किया करता था, वो चला गया तो चला गया, कुछ और नहीं आ सकता उसके बदले में। इसलिए रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? डिग्निटी है, ठीक है? ये आइडिया है जो हमें बताया जा रहा है, किसके द्वारा? इमानुअल कांत के द्वारा। और ये पूरी पूरी की पूरी सभी कंट्रीज़ को एक तरीके से, या सभी लोगों को रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करता है कि हम तो कहीं किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं कर रहे, हम तो कहीं किसी और को एज अ मीन्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, और ये हमें बोलता है कि हमें बाकी लोगों को एज अ ह्यूमन बींग के तौर पर रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? हमें भी दूसरों व्यक्ति के साथ उस तरीके से व्यवहार करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ व्यवहार करें, ठीक है? इस तरीके से ये हमारी लाइफ में भी एक तरीके से एप्लीकेबल है। ओके, तो पूरी वीडियो में हमने क्या समझा? पूरी वीडियो में हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स थ्योरी। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? जॉन लॉक का आइडिया समझ लिया। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ लिया। ह्यूमन राइट्स का आज के टाइम में इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने समझ लिया। और साथ ही साथ लास्ट में हमने क्या बहुत अच्छे तरीके से समझा है? कांत का आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, कि ह्यूमंस का कोई इक्विवेलेंट नहीं होता, और हर ह्यूमन बींग्स के पास क्या होती है? डिग्निटी होती है, एक गरिमा होती है उस व्यक्ति की, उसका एक आत्मसम्मान होता है, ठीक है? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, लीगल राइट्स एंड द स्टेट, ठीक है? तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक द एफर्ट्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।